हाँ जी दोस्तों, तो आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बैंकिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एनालिटिक्स की जॉब करना चाहते हैं बैंक्स के अंदर। वो कोई भी बैंक हो, चाहे मल्टीनेशनल बैंक हो, चाहे इंडियन बैंक हो। देखिए, एनालिटिक्स की जो नीड है हर एक बैंक में है। जैसे मैंने इतने सारे मल्टीनेशनल बैंक्स के साथ काम किया है, चाहे वो बारक्लेज था, चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर था, या फिर सिटी बैंक था। इन सभी बैंकों में एनालिटिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और एनालिटिक्स का काम करने के लिए ये जो सारे बैंक्स हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ टूल यूज़ करते हैं। चाहे वो पाइथन है, चाहे वो स्पार्क है, चाहे वो बिग डेटा है, हडूप है, या फिर SAS करके एक टेक्नोलॉजी होती है वो भी यूज़ करते हैं। आर भी यूज़ किया जाता है, और हर जगह पे SQL तो यूज़ होता ही होता है। उसके अलावा विजुअलाइजेशन के लिए पावर BI और टैब्लो यूज़ होता है। अब जब आप बैंकिंग की नौकरी करते हो तो एनालिटिक्स में भी देखिए, कोर एनालिटिक्स का काम अलग होता है, और आजकल वैसे हर चीज़ को एनालिटिक्स बोला जाता है, बट आई डोंट बिलीव दैट। अगर आप एक्सेल से डेटा कॉपी कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह और 4 फॉर्मूले लगा दे रहे हो उसके अंदर, वो एनालिटिक्स नहीं है। इन शॉर्ट, उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलने वाले मार्केट में। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको स्किल अपनी इस तरह से डेवलप करनी पड़ेगी बेसिकली, कि आपकी स्किल से किसी का जब तक फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो स्किल किस काम की है। ऑटोमेशन नहीं हो रहा तो वो स्किल किस काम की। अब देखिए, बैंकिंग में जब आते हो तो बैंकिंग में बहुत सारे टाइप के काम होते हैं, क्योंकि बैंक के इतने सारे पोर्टफोलियो हैं। सिंपल आपको मैं बेसिक लेमन लैंग्वेज में बताता हूं। देखिए, हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड के लिए काम करो, हो सकता है आप सेविंग्स अकाउंट के लिए काम करो, हो सकता है आप कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए काम करो, मतलब जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, हो सकता है आप मॉर्गेज के लिए काम करो। बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं। हर एक पोर्टफोलियो में एक चीज कॉमन होती है, वो होता है रिस्क। बैंकिंग में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है रिस्क टीम की और फ्रॉड डिटेक्शन टीम की, क्योंकि ये जो दोनों टीमें हैं ये बैंक को पहले से बताती हैं कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें फ्रॉड हो सकता है। तो आज मैं आपको रिस्क और फ्रॉड का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ये जो वीडियो होने वाला है ये स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि एनालिटिक्स में बैंक की नौकरियां ढूंढ रहे हैं। चाहे वो बैंगलोर हो, पुणे हो, NCR हो, जो बीटेक वाले लोग बैंक्स में ट्राई कर रहे हैं, जो अपना ड्रीम कंपनी बना के बैठे हैं, JP मॉर्गन को, चाहे वेल्स फार्गो को, चाहे गोल्डमैन सैक्स को, उन सब लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज बात करने वाला हूं मैं रिस्क फ्रेमवर्क की। तो चलिए, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करे आपको आगे लेके चलता हूं। अच्छा, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं आगे जाने से पहले, ये जो नॉलेज मैं आज शेयर करने वाला हूं ये 2 3 4 साल एक्सपीरियंस वाले के लिए भी रेलेवेंट है, और अगर किसी को 12 से 15 साल एक्सपीरियंस है उसके लिए भी रेलेवेंट है। उसका भी रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि ये जो सारी चीज मैं बताने वाला हूं, लोग 20 20 साल बैंकिंग में जॉब करते रहते हैं, कोर एनालिटिक्स की जॉब ट्राई करते हैं बैंक के अंदर कि यार रिस्क टीम में मिल जाए या फिर फ्रॉड टीम में मुझे रोल मिल जाए। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंपनी में हो सकता है। उसके लिए आपको ये नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। इंटरव्यू में इस नॉलेज के थ्रू आप इंटरव्यूअर को ये महसूस करा सकते हो कि आपने रिस्क में काम करा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट, और बैंकिंग में इसको रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। देखिए, आज के वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप एस्पायरिंग हो किसी भी बैंक में, अगर आप चाहते हो कि आप जॉब करो, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आना बड़ा ज़रूरी है। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, इसको बिल्कुल भी लाइट वेट मत लीजिएगा। आज के वीडियो को मैं बहुत फोकस से आपको इंडस्ट्री के अंदर की बातें बताने वाला हूँ, जो कि आप कभी सीख ही नहीं पाओगे इंटरनेट से और कहीं से। ओके, तो देखिए, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता क्या है। तो बेसिकली बैंक की एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। वेनेवर बैंक गिव एनी लोन या क्रेडिट कार्ड, तो बैंक हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड अपनी अप्रोच रखता है, जिसमें वो आइडेंटिफाई करता है रिस्क को, असेसमेंट करता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, एंड देन एलिमिनेट करता है रिस्क को। मैं आपको लिख के बताता हूं ये चीज एट द सेम टाइम, ताकि आप लोग सिंक में रहें। सबसे पहले बैंक की होती है एक स्ट्रक्चर अप्रोच। अब इस अप्रोच के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो अप्रोच के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब आप कुछ लोन दे रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, तो आप बेसिकली आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बाद आप उस रिस्क को असेसमेंट करोगे।
असेसमेंट करोगे कि इससे हमें मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है, इस लोन के डिफॉल्ट होने से बैंक को किस तरह का लॉस हो सकता है, उसके बाद आप उसको मैनेज करने का ट्राई करोगे इंटरनली। बैंक पहले से पूरी तैयारी रखता है मैनेज करने के लिए, ताकि जो लोन है अगर वो डिफॉल्ट भी हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करना है, ओके। एंड देन उसको क्लोजली मॉनिटर भी करा जाता है। लोन की मॉनिटरिंग होती है एट द कांस्टेंट लेवल, कि जब आपको लोन दिया जा रहा है तो जो बंदे हैं उनकी जॉब कैसी चल रही है, वो क्या अभी भी जॉब पे हैं, उनकी सैलरी में कोई इंक्रीज तो नहीं है। ये इंटरनली बैंक सब कुछ चेक करता है, क्योंकि जनरली लोग जो लोन लेते हैं वो उसी बैंक से लेते हैं जहाँ उनका सैलरी अकाउंट होता है। तो वो हमेशा ये चीज़ ध्यान नहीं देते, उनको नहीं पता कि बैक एंड पे बैंक अपनी पूरी एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहा है, ओके। लास्ट में मॉनिटरिंग के बाद क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखनी है, ताकि अगर आप कल को डिफॉल्ट भी कर जाओ तो बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या करता है, एलिमिनेट करके रखता है लॉस को। अब देखिए ये तो कुछ जनरल स्टेप्स हो गए। देखिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो मैं आपको बोल रहा था रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, वो ये है, बट ये बहुत लेमन लैंग्वेज में है। मतलब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, देन आप असेसमेंट करके रखोगे, देन आप मैनेज करोगे कि किस तरह से मैं मैनेज करूंगा। आप पहले से प्लानिंग करके रखोगे कि हाउ आई विल मैनेज। या तो जैसे एग्जांपल के लिए मैनेज कैसे करेंगे, अगर आपने जैसे फ्लैट ले लिया बैंक के पैसे से, तो बैंक जो है वो उसको फ्लैट को एज ए एसेट देखेगा कि हाँ कल को इसने लोन नहीं भी दिया तो ये जो फ्लैट है ये मेरा हो जाएगा। ये सब कुछ लिखा होता है बैंक की क्लॉज में, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। उसके बाद वो आपको क्लोजली मॉनिटर भी करता है, आप कितनी ईएमआई अगर डिफॉल्ट मार रहे हो तो वो आपको उस चीज़ पे पूरा नज़र रखता है, आपकी सैलरी कितनी क्रिएट हो रही है, टाइमली क्रिएट हो रही है या नहीं। उसके बाद वो उसको एलिमिनेट करने का पूरा प्लान बना के रखता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये ब्रेक करूँ ना इसको, रिस्क देन मैनेजमेंट देन फ्रेमवर्क। अब मैंने आपको रिस्क आइडेंटिफाई करने की पूरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बता दी। अब दूसरा है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होती है, देखिए मैनेजमेंट का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, जो सारे एग्जीक्यूटिव लेवल होते हैं बैंक के, बैंक का चेयरमैन, एंड देन उसके जो बोर्ड में लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली पोजीशन होल्ड नहीं करते बैंक में एज ए एम्प्लॉय, बट दे आर द शेयर होल्डर्स और दे आर द फाउंडर ऑफ द बैंक। वो लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सबसे ऊपर की लेयर, देखो सबसे ऊपर की लेयर है जो कि पूरी गवर्नेंस रखती है हर एक चीज की जो बैंक कर रहा होता है। इनके नीचे होते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव्स। किस तरह के, जैसे आपका सीईओ है, सीईओ रिपोर्ट्स टू हुम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सीईओ के नीचे कौन होते हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ना आपको कॉन्क्रीट आंसर बताऊंगा, यूं नहीं बताऊंगा कि सीईओ के नीचे कौन होता है, कंट्री हेड के नीचे कौन होता है, फिर रीजनल हेड। मैं उस तरह से नहीं बताऊंगा आपको, मैं रिस्क के फ्रेमवर्क के हिसाब से बताऊंगा। सबसे ऊपर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे कौन होता है, सीईओ, ओके। उसके नीचे कौन होते हैं, जो ये पूरी रिस्क को हैंडल करती है, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इसको आरएमसी कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नीचे से प्रॉपरली एनालाइज करना कि जो आपका पूरा प्रोडक्ट है, कोई भी जैसे लोन है या क्रेडिट कार्ड है, उसके पोर्टफोलियो में कोई रिस्क तो नहीं है, और सीईओ को अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम, ओके। तो ये काम होता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का। अब आरएमसी को बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, ओके, जिसमें से कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क स्मॉल कमिटीज होती हैं। मतलब उनको आप इस तरह से कह सकते हो कि इनकी एक तरीके से सब्सिडरीज होती हैं। तो उनमें से जो एक होती है वो होती है आपकी मॉडल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, जिसको कहते हैं एमआरएमसी, मॉडल, एंड बाकी तो फुल फॉर्म यही रहेगी, देखिए रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये भी बहुत सीनियर लोग होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई जूनियर बंदे हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं बीटेक वगैरह वाले, वो कहाँ आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जब एनालिटिक्स में पाइथन वाइथन सीख लेते हो, एनालिटिक्स सीख लेते हो, वो सब चीज़ें करके आप जॉब कहाँ करते हो, आप इस लेवल पे नहीं आ रहे, ये बहुत ऊपर का लेवल है। यहाँ पे सब होते हैं एग्जीक्यूटिव, ये भी एग्जीक्यूटिव लेवल लोग होते हैं, जिनको पर्सनल सेक्रेटरी मिलता है, सब कुछ चीज़ें मिलती हैं, ये वो लेवल के लोग हैं। अब आते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लाइन ऑफ डिफेंस का। देखिए लाइन ऑफ
डिफेंस। अब ये कॉन्सेप्ट आप पहली बार सुन रहे होंगे ऑब्वियसली। देखिए लाइन ऑफ डिफेंस जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं बैंक की। ये एक जेनरिक फॉर्म है। सो 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब एक लेयर हो गई। वो इस 3 लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट नहीं है। ना ही ये जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट कौन होता है? देखो 3 लेयर है। यहां तक हम ऐसे सिंगल डायग्राम में ऐसे बढ़ रहे थे, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया। अब यहां पे लाइन ऑफ डिफेंस मैंने जब आपको बताया तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको अब हम यहां पे ब्रेक करेंगे। पहली लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? आपका जो मॉडल ओनर होता है, वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मॉडल और ओनर कौन होता है ये भी आपको बताते हैं। देखिए मॉडल ओनर ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए। वाइस प्रेसिडेंट किस चीज का? कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का वाइस प्रेसिडेंट अलग होगा, जो कि वीपी लेवल पे हैंडल करता होगा, जिसको 100-150 लोग रिपोर्ट करते होंगे। इसी तरह से यहां पे सीनियर वीपीज आ जाएंगे। ये सब जो लोग होते हैं, और मोस्टली ये सब इंडिया में नहीं बैठते, ये बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल बैंक के जो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो इंडिया में तो जनरली नहीं बैठेंगे। अब आप बात करोगे सिटी बैंक की, वेल्स फार्गो की, जेपी मॉर्गन की, सो बाहर ही बैठते हैं वो। आप बैंगलोर और पुणे में बैठ के उनके लिए काम करते हो, बट मोस्टली आप लोग जानते हो कि उसको हमारी टर्म में आईटी सेक्टर में उसको स्टेक होल्डर भी कहते हैं। स्टेक होल्डर मोस्टली आपके बाहर बैठते हैं। तो ये सब होते हैं मॉडल ओनर। इनको मॉडल ओनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक बंदा जो ये वीपी या सीनियर वीपी होता है, ये एक एक प्रोडक्ट का ओनर होता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड को ये देखभाल करता है। यहाँ पे कोई भी नाम आप अज्यूम कर लो कि एक वीपी है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड हैंडल करता है, दूसरा वीपी है जो सिर्फ मॉर्गेज हैंडल करता है, कोई और वीपी है जो कि कॉर्पोरेट लैंडिंग को हैंडल करता है। अभी आप ये सब मत समझो कि कॉर्पोरेट लैंडिंग क्या होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा चीजें। तो अभी आप ये समझो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, मैंने आपको बोला ना 3 है लाइन ऑफ डिफेंस, तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें कौन लोग आते हैं? मॉडल ओनर मैंने आपको समझा दिया। दूसरे आते हैं मॉडल डेवलपर। यहां पे आते हो आप लोग जो कि बीटेक करके आए होते हो, या फिर मेरे जैसे लोग जो कि अब ऑब्वियसली थोड़े सीनियर रोल पे हैं। बट जब आप सैस, पाइथन, आर, पावर बीआई, टैबलू सब कुछ सीख के आते हो ना, आप मॉडल डेवलपर रोल पे भी आ सकते हो। बहुत सारे रोल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मॉडल डेवलपर ही बनोगे। यहां पे आते हैं मॉडल डेवलपर। सॉरी अबाउट माई राइटिंग गाइस। मॉडल डेवलपर जो कि पाइथन में या फिर सैस में या आर में मॉडल डेवलप करते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये पूरा ब्लॉक। अच्छा जी, ये तो हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप बोलो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं? ऑब्वियसली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आते हैं? मॉडल वैलिडेशन टीम। मॉडल वैलिडेशन। मॉडल वैलिडेशन का क्या काम होता है? देखो मॉडल डेवलपर जो है, इसने मॉडल बना दिया। अब इसके मॉडल को ऑब्वियसली हो सकता है इससे भी तो गलती हो सकती है। जब ये मॉडल बना रहा था ऑब्वियसली ये बहुत सारे प्रूफ रखेगा उस चीज के, बट इससे भी गलती हो सकती है। तो जो मॉडल डेवलपर है, उसको चैलेंज करने के लिए जो कंपनी में बंदा होता है, वो होता है मॉडल वैलिडेशन, जिसका काम होता है कि जो मॉडल डेवलपर ने बनाया है उसको चैलेंज करेगा ये बंदा। ये जो मॉडल वैलिडेशन वाला है, दिस पर्सन विल चैलेंज कि आपने जो मॉडल डेवलपर ने काम करके दिया है, देयर इज सम मिस्टेक इन दैट। इस अप्रोच से क्या होता है, बैंक को क्या फायदा है? 2 लोग जिनको आप एक दूसरे के सामने खड़ा कर दो, इक्वल नॉलेजेबल, वो ऑब्वियसली दूसरों को कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि मैं इसको ओवर पावर करूं विद फैक्ट्स, हवाबाजी में नहीं, विद फैक्ट्स। तो ये जो मॉडल वैलिडेशन वाला बंदा होता है, ये ऑब्वियसली इसकी गलतियां ढूंढता है ताकि जो बैंक का मॉडल है वो बिल्कुल कॉन्क्रीट हो, उसमें कोई गलती ना रह जाए। और ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉडल वैलिडेशन वाला जो बंदा होता है। एंड दूसरा होता है इसमें मॉडल गवर्नेंस वाला बंदा, या फिर टीम, आई मीन टू से, जो कि मॉडल को पूरा गवर्न करता है, उसकी गवर्नेंस का ध्यान रखता है। अब मॉडल वैलिडेशन और गवर्नेंस में थोड़ा डिफरेंस है। देखिए वैलिडेशन वाली जो टीम होती है, उनका काम होता है मॉडल को सिर्फ वैलिडेट करना। गवर्नेंस वाले बंदे का काम वैलिडेशन नहीं होता, उसका काम होता है कि ठीक ढंग से मॉडल को इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं, उसके पैरामीटर अलग हो सकते हैं मॉडल वैलिडेशन टीम से।
तो दिस इज योर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब बारी आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की। ये है आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें कुछ इतना नहीं है, ये बहुत इजी है। जो आपके थर्ड पार्टी एक्सटर्नल वेंडर होते हैं, थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिटर्स, सिंपल। बैंक के जो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, दे आर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बैंक के अंदर है। ये आप देख रहे हो 1+2 इज वेरी बिग। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रक्चर। इसको मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द बैकबोन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये जो थर्ड पार्टी आती है, ऑब्वियसली ये कौन है? अब जैसे ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये एक बैंक है HSBC फॉर एग्जांपल। HSBC का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये थर्ड पार्टी में कौन आएगा? इसमें ENY हो सकता है, या फिर KPMG हो सकता है, या फिर PwC हो सकता है, या फिर डिलॉयट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। मैं मेजर के खाली नाम लिख रहा हूं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है। हाँ जी, तो ENY हो सकता है, KPMG, PwC भी हो सकता है, डिलॉयट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। मूडी एनालिटिक्स भी हो सकता है ऑडिटिंग की। बट ये जो 4 कंपनी है, इनको हम बोलते हैं बिग 4, और ये हैं ऑडिट की सबसे बड़ी कंपनी। तो इनकी जो वैल्यू है ऑडिट रिपोर्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके और इसमें भी प्लस माइनस चलता रहता है कि कौन टॉप पे है, कौन बॉटम में। बट ये जो 4 हैं, इनकी ऑडिट की जो वैल्यू है वो हर बैंक करता है। HSBC क्या, सिटी बैंक क्या, वेल्स फार्गो क्या, JP मॉर्गन क्या, बार्कलेस क्या, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक क्या, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैंने सारे नाम ले दिए देखो बैंकों के जो एनालिटिक्स पे काम करते हैं। हर जगह यही मॉडल का फ्रेमवर्क चलता है। ओके अब आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे प्रिसाइजली आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं थ्योरी व्योरी पे ज़्यादा नहीं जा रहा। अब इनका काम है, फर्स्ट लाइन वालों का, मेक श्योर करना कि मॉडल सही से डेवलप हो रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये काम है। और टाइम टू टाइम प्रॉपरली उसको चेंज करना इनका काम है। पूरी इस पे नजर, सेकेंड लाइन वालों का काम है, आई मीन टू से, कि उस पे मॉडल पे पूरी नजर बना के रखना। और जो मॉडल डेवलपर, अगर टीम जो है उससे कुछ खामियां रह गई हैं, मॉडल में कुछ इशू है या डेटा में कुछ इशू है, उसको पकड़ के रखना और इसको थर्ड पार्टी तक जाने ही ना देना। थर्ड पार्टी का काम बहुत लास्ट में आता है। अगर थर्ड पार्टी आपका कोई इशू पकड़ती है ना, तो बहुत मतलब आपकी जो गवर्नेंस है बैंक की, वो स्ट्रांग नहीं है, ये इंप्रेशन जाता है। तो देखो, ये है आपका पूरा फ्रेमवर्क। किस चीज का? मॉडल रिस्क मैनेजमेंट का। ये आपका पूरा फ्रेमवर्क है। इसी फ्रेमवर्क के थ्रू पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बैंक का, वो काम करता है। और इन दोनों लाइन ऑफ डिफेंस के बाद ये जो जब ये पूरा प्रॉपरली मॉडल बना लेते हैं, मॉडल वैलिडेट कर लेते हैं, मॉडल के नंबर आ जाते हैं। अब लेट्स से मॉडल के नंबर मतलब क्या? कुछ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बता देता हूं। मॉडल के नंबर मतलब क्या? PD कितना है मॉडल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। LGD कितना है मॉडल का, लॉस गिवन बाय द डिफॉल्ट। EAD कितना है मॉडल का, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। एंड इन सब से कैलकुलेट क्या होता है? एस्टिमेटेड लॉस। ये है फॉर्मूला एस्टिमेटेड लॉस का। इन तीनों का बाई प्रोडक्ट है एस्टिमेटेड लॉस। एस्टिमेटेड लॉस, और यही वो लॉस है जो बैंक पहले से कैलकुलेट करता है। इसका नाम ऐसा क्यों है एस्टिमेटेड लॉस? कि भैया एक जो हमने क्रेडिट कार्ड दिया था मिस्टर रजत को, उसकी वजह से मुझे कितना एस्टिमेटेड लॉस होगा, यही मुझे कैलकुलेट करना है। ये सारे नंबर्स ये मॉडलिंग टीम दोनों मिलजुल के निकाल के रखती है, डैशबोर्ड बनाती है। उसके बाद ये जो नंबर हैं, ये नंबर रिपोर्ट किए जाते हैं इस कमिटी को। कमिटी मतलब ये सब सीनियर लोग होते हैं, आप कह सकते हो मॉडल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ओके, जो कि मॉडल ओनर रिपोर्ट करता है कि भैया ये देखिए इसमें कुछ इशू है, या फिर सब कुछ सही चल रहा है, तो भी रिपोर्टिंग तो करनी होती है। उसके बाद ये जाती है, ये खाली मॉडल रिस्क कमेटी है, ऐसी बहुत सारी कमेटी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, वो रोल अप करके ये नंबर भेजती हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं CEO लेवल एम्प्लॉयज को। CEO हो गए, CFO हो गए, उन सबको। और फिर CEO का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना कि ये है हमारे करंट बैंक की हेल्थ,
बैंक की जो हेल्थ है, हेल्थ किस वजह से मैं हेल्थ इसको बोल रहा हूं वो भी बताता हूं। देखो, बैंक हेल्थ बिजनेस वाइज, तो ये है पूरा फ्रेमवर्क जो कि काम करता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो वीडियो है ये अमेजिंगली इंपॉर्टेंट वीडियो है उस हर एक बंदे के लिए जो कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहता है। देखो, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। देखिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, आइडेंटिफाई, असेसमेंट, मैनेज, मॉनिटरिंग एंड एलिमिनेट, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर काम करता है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करा। देखो, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक अमेजिंग वीडियो है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये चीज़ें पढ़ता था तो मुझे ये इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलती थी। सो दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रहा था। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, जो भी बैंकिंग के लिए एस्पायरिंग लोग हैं एनालिटिक्स के थ्रू। और टेक्नोलॉजी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, वो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे चलिए, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीबडी जो भी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा तैयार करके रखना अपने इंटरव्यू के लिए। लाइन ऑफ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एवरी बैंक यूज दिस। अगेन मैं इस पर स्ट्रेस करूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, थैंक यू।